नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का जो आपका सेशन होता है वो आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों के लिए जो है नियमित रूप से नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को लेके आता हूँ। आज 162 नंबर की क्लास हम लोग जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो 162 दिनों से लगातार हम लोग लगे हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग भी यदि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं और आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका नागरिक शास्त्र है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और नियमित रूप से दोस्तों बिना किसी आपको जो है गैप के, कोई भी गैप आपको नहीं मिलेगा। रोज लगातार आपको जो है वो रात के 9 बजे प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएगा। आप लोग जो है यहाँ पे आके और अपने टीजीटी पीजीटी में आने वाले प्रश्नों का जो है वो नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस या अभ्यास जो है आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जितना आप लोग अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। दोस्तों, अभ्यास से जो 2-3 मुख्य फायदे होते हैं वो होते हैं दोस्तों, सबसे जो जरूरी चीज है, जो आपकी गलती करने की टेंडेंसी है, आपके अपने उत्तर बदलने की जो टेंडेंसी है, वो जो होगा आपके प्रैक्टिस से ही आपकी वो कमी दूर होगी। जब अधिक से अधिक प्रश्नों का आप उत्तर करेंगे तो आप गलतियां कम करेंगे, अपनी गलतियों को पहचानने लगेंगे कि हम कहाँ पे गलती करते हैं। और यदि आप उन गलतियों को पहचान के जो है और सावधान हो जाते हैं तो आपकी गलती की जो गुंजाइश होगी वो अत्यंत कम हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, आपको अपने सिलेबस के बारे में एकदम ठीक से आइडिया लगेगा आपको प्रैक्टिस करने से ही, क्योंकि आपके जो प्रश्न है दोस्तों, आपको प्रश्नों को देख के ही आपको लगेगा कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको जो है हमको किस तरीके से तैयार करना है, किस अप्रोच से तैयार करना है। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको प्रैक्टिस से ही मिलेंगी। आप सभी लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ के और प्रैक्टिस किया करिए। चलिए, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। दोस्तों, कनक जी आप आज कई दिन के बाद से उपस्थित हुई हैं, गैप बिल्कुल ना करें। आप लोग जो लोग हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ते रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि अब तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल गैप ना करिए। 150-60 क्लास आप लोगों ने लगातार की है और उसके बाद यदि अब आप गैप करते हैं तो अब आपकी परीक्षा जो है आपके सर पे है, आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी दोस्तों गैप नहीं करना है, हर क्लास को जो है आप लोग देखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आपसे यदि बात करें तो यदि इस सेशन का मेंबरशिप आप लोग लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग जो है 250 रुपए का भुगतान करके और सेशन का मेंबरशिप ले सकते हैं। इस सेशन में यूज किए जाने वाले सभी प्रश्नों को जो है, चलिए तो आप लोगों को जो है इस सेशन में सभी प्रश्नों को आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। आप लोग नियमित रूप से उसको जो है वो रिवाइज कर सकते हैं बिना वीडियो को देखे। एक बार आप लोग जो है यदि पीडीएफ को परचेज कर लेते हैं तो रोज की क्लास जो होगी दोस्तों आप लोगों को उसका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा आंसर सहित। तो चलिए दोस्तों, आप लोग यदि इस मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो आपको गूगल पे, फोन पे या भीम के माध्यम से जो है मात्र 250 रुपए का भुगतान करना है। 7007701847 इस नंबर पे आप लोग जो है वो पेमेंट करके और मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है पेमेंट करने के बाद से उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा अपने पेमेंट का, और वो स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर पे आप लोग मुझे वापस भेज देंगे, इस नंबर के व्हाट्सएप पे। इस पे व्हाट्सएप पे जैसे ही आप लोग भेजेंगे आप लोगों को कुछ समय के अंदर है जो है आपको ऐड कर दिया जाएगा। जो लिस्ट बनी है, जो लोग पहले से परचेज कर चुके हैं उनके साथ आपको ऐड कर दिया जाएगा और फिर से आप लोगों को जो है वो नियमित रूप से मिलने लगेगा। तो अब जो है दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए उन सारे प्रश्नों को लेकर नियमित रूप से आऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मेरा सुझाव आप लोगों के लिए जो यही होगा दोस्तों कि आप लोग 250 रुपए को जो है बिल्कुल उसका मुंह न देखें। आप लोग जो है 250 रुपए आप लोग इधर उधर खर्च कर देते हैं। 250 रुपए ये आप लोग जो है अपनी पढ़ाई के लिए जरूर इन्वेस्ट कर दें, तो आप लोगों को जो है कुछ न कुछ फायदा दोस्तों जरूर मिलेगा इससे, ये मेरा दावा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे दोस्तों, यदि आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है दोस्तों, तो आप लोग जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए हमारे साथ सुबह 8 बजे जुड़ जाया करिए। सुबह 8 बजे मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिस सेशन लेके उपस्थित होता हूं। तो आप सभी लोग जो है ज्योग्राफी का प्रैक्टिस यदि करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे आवश्यक रूप से हमारे साथ जुड़िए। ये जो है 7-8 क्लास जो है अभी तक हम लोग इसमें कर चुके हैं। अभी इनिशियल चल रहा है, बेसिक प्रश्नों को हम लोग जो है वो देख रहे हैं, धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को इसमें भी बढ़ाएंगे दोस्तों। चलिए, तो जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप बिल्कुल कंजूसी ना करें दोस्तों। वीडियो को आप लोग शेयर करिए, जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप शेयर करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप लोग जो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। जिस भी ग्रुप में आप लोग हों
तो आप लोग जो है वहां तक पहुंचाइए वीडियो को, और से अधिक लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकें। तो ज्योग्राफी यदि आपका सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, या सिर्फ आप पीजीटी की तैयारी ज्योग्राफी से कर रहे हैं, तो आप जो है हमारे साथ सुबह 8 बजे जुड़िए दोस्तों। और आप लोगों के लिए दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के जो है, जो लोग भी आपका पॉलिटिकल साइंस जितने लोगों का सब्जेक्ट है दोस्तों, उनके लिए जो है राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की जो है क्लास आप लोगों को केवल टीजीटी के लिए दोस्तों, पीजीटी के लिए नहीं, जो लोग केवल टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की क्लास आप लोगों को जो है वो यथाशीघ्र अब मिलने लगेगी। आप लोग इसके संबंध में यदि कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग 7007701847 इस नंबर पे जो है आप लोग जरूर संपर्क कर लीजिए और जानकारी आप ले लीजिए। इसमें मैं आप लोगों को दोस्तों आपके जितने सिलेबस में जो 10 थिंकर दिए हुए हैं, 10 के 10 थिंकर और जितने सिद्धांत दिए हुए हैं, उन सभी सिद्धांतों को मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में, पूरे इत्मीनान से आप लोगों को एक एक चीज को समझा के और मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपके प्रश्न जो है, जो भी आपके पॉलिटिकल थॉट से प्रश्न है, वो आपके गलत होने की संभावना जो है वो बिल्कुल नगण्य हो जाए। तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। आपकी 2-4 दिन में आपकी क्लास ये जो होगी वो नियमित रूप से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग इसमें यदि नामांकन कराना चाहते हैं तो आप लोग जो है एक मैसेज इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे भेज देंगे। आप लोग जो एक बार मैसेज कर देंगे दोस्तों, कुछ भी लिख के आप लोग एक बार मैसेज कर दीजिएगा अपने नाम सहित जरूर। चलिए, तो दोस्तों आप लोग इसमें जरूर एडमिशन ले लीजिए यदि आपको राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों को आप लोगों को पढ़ना है। तो जो आपके टीजीटी के सिलेबस में है, टीजीटी के सिलेबस का एक एक बिंदु दोस्तों आप लोगों को क्लियर करूंगा। ये आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, पीजीटी के सिलेबस को टच नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ टीजीटी के सिलेबस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। जो भी आपके पॉलिटिकल थिंकर दिए हुए हैं, जो भी आपके थॉट दिए हुए हैं, उन सभी को जो है वो आपका समानता का थॉट हो गया, न्याय का थॉट हो गया, जो भी थॉट आपको दिया हुआ है आपके पूरे सिलेबस को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। तो आप लोगों को वो सारी चीजें मैं क्लियर कराऊंगा। आप इसके बारे में जो है वो जानकारी लेने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी इंटरेस्ट हो, जो भी आपका क्वेरी हो, वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल 80% नहीं, आप लोग जो है 90% प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिए। चलिए, अब आज के सेशन पे आते हैं दोस्तों। आपके सेशन पे आते हैं। सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों को जो है दोस्तों यहाँ पे दे दिया गया है। आप लोग सभी को जो है दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है। प्रश्न को पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद से जो है आप लोगों को थोड़ा सा पीडीएफ को मुझे स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो आप लोग प्रश्न को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है, आप लोगों को इसका उत्तर देना है दोस्तों। अब जो है आपके थोड़ा सा साइज को एक्सटेंड कर देता हूं। अब आपको चारों विकल्प दिख रहे होंगे, तो आप लोग जो है चारों विकल्प में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे दोस्तों। प्रश्न आपका था कि राज्य के निर्माण के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो आपको नए राज्य के निर्माण के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, उसको आप लोग तेजी से पहचानने का प्रयास करिए और अपना उत्तर भेजिए। सभी लोग दोस्तों, सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग अपना उत्तर भेजें। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का उत्तर जो है आ रहा है। इस प्रश्न में पहला विकल्प दिया है दोस्तों, संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल दोस्तों, संसद विधि के माध्यम से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा दोस्तों। पहली और चौथी अनुसूची में जो है बिल्कुल संशोधन करना पड़ेगा यदि किसी राज्य का जो है वो नाम परिवर्तित किया जा रहा है। आप लोग पहली और चौथी अनुसूची के लिए उत्तर करें। पहली और चौथी अनुसूची क्या है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे दोस्तों। और इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। दोस्तों, आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ये आपका उत्तर जो है इसमें संविधान संशोधन के विषय में सही नहीं दिया हुआ है। आपने यदि जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4(2) पढ़ा होगा दोस्तों। अनुच्छेद 4(2) के अनुसार जो है वो कहा गया है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में जो है वो दोस्तों साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। साधारण बहुमत के माध्यम से जो है वो संसद के द्वारा जो है संशोधन किया जाता है। ऐसे संशोधन को जो है वो संविधान संशोधन की लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो आप लोग अनुच्छेद 4(2) को अवश्य पढ़ लीजिएगा। इसके अनुसार बनाई गई विधि जो है संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल
सही हो जाएगा। चौथा विकल्प देख लेते हैं दोस्तों, चूंकि सही विकल्प है तो हमारा एक रिवाइज भी हो जाएगा। चौथा दिया, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे राज्य विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, जिसके क्षेत्र सीमा या नाम आदि में जो है वो परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि सबसे पहले जो है उस राज्य से जो है वो उस राज्य के द्वारा इस बिल को जो है वो पारित करना पड़ेगा और उसके बाद से ही जो है ये किसी राज्य के सीमा क्षेत्र आदि या नाम में परिवर्तन करने संबंधी जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो आपका परिवर्तन होता है वो तभी प्रभावी हो सकता है जब संबंधित राज्य इसकी आपको अनुमति प्रदान करता है, अर्थात संसद को अनुमति प्रदान करता है। और ध्यान रखेंगे 368 जो आपका संविधान संशोधन है दोस्तों, वो कहा गया है कि संविधान संशोधन से यदि नए राज्यों का निर्माण होगा और ऐसी कोई विधि बनाई जाएगी तो वो अनुच्छेद 4(2) के तहत जो है आपका संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्न को अब मैं छोटा करूंगा तभी आप लोगों को जो है पूरा प्रश्न दिखाई दे पाएगा। चलिए, तो आपको दिया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कुल की सहायता से जो है इनमें से सही कथन को आप लोगों को जो है चुनना है। बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है। आप लोगों को चारों विकल्प को ध्यान से, 3 आपको जो है स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों स्टेटमेंट आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद से है जी, बिना उसको सूचित किए जो है वो संविधान राज्य क्षेत्र की सीमा में जो है वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए दोस्तों, कौन सा इसमें से सही है। पहला दिया है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और तीसरा आपको दिया है दोस्तों कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। आप लोग जो है इसको तेजी से अपना उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न में आपका सही विकल्प क्या होगा, सभी लोग उत्तर करेंगे तेजी से। डी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। चलिए आपने पूछा था अनुमति के बाद ही संसद यदि राज्य अनुमति दे देता है उसके बाद भी संसद चाहे, जी बिल्कुल कर सकती है, संसद के पास पावर है, लेकिन सामान्यतः ये किया नहीं जाता है जब चूंकि संसद के द्वारा ही इस प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। राज्य यदि डिनाई कर देता है तो संसद नहीं कर पाएगी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आपका प्रश्न सही समझ गया हूं प्रमोद जी। चलिए, तो आपको बताना है दोस्तों, तो आपके संविधान में जो है, भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। भारत की जो प्रस्तावना है, आपने प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपका उत्तर जो होगा यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो इसका शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्यों का एक संघ है दोस्तों, और अब जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, आप सभी को पता है। इसमें जो है कोई भी राज्य जो है अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है। वहीं आप अमेरिका के संविधान को देखेंगे दोस्तों, तो अमेरिकी संविधान में जो है वो राज्य को अलग होने की छूट दी गई है, लेकिन भारत के संविधान में कोई भी राज्य जो है वो भारत के से अलग नहीं हो सकता है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो सही दिया है। आपको दिया है एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। दोस्तों बिल्कुल आपके एसके धर आयोग का जो है गठन किया गया था 1956 में। आप सभी को पता है एसके धर आयोग ने जो है वो ये सुझाव दिया था कि भाषा के आधार की अपेक्षा जो है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पे जो है वो राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका जो है वो बिल्कुल सही दिया है। और तीसरा आपको दिया है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। दोस्तों भाषाई आधार के पुनर्गठन में जो है वो ये लोग नहीं पक्ष में नहीं थे। बिल्कुल आपका ये भी स्टेटमेंट सही दिया है। तो यदि आप जो है सभी तीनों विकल्पों की बात कर रहे हैं तो आप सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें डी विकल्प का चुनाव किए हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। आप लोग तेजी से अपना उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे। आपको 5वीं, 3री,
दूसरी और प्रथम अनुसूची दिया हुआ है। आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। यदि किसी भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में किस अनुसूची में संशोधन होगा, आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। चलिए चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक किए बिना ना छोड़िए और साथ में वीडियो को शेयर करिए। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दिया दोस्तों, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। चलिए जी नहीं, अभी तीसरा प्रश्न है मोहित जी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल्पना जी, हिस्ट्री की क्लास नीलोत्पल सर ले तो रहे हैं शाम को 6 बजे से। मैं आज बात करूंगा, मैं पता करता हूं। संभवतः हिस्ट्री की क्लास चल रही है दोस्तों, शाम के 6 बजे आप लोगों की क्लास हिस्ट्री की चल रही है। चलिए, तो यदि किसी नए राज्य का सृजन करना है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था प्रथम अनुसूची में जो है संशोधन करना पड़ेगा। प्रथम अनुसूची जो है वो आपके संघ राज्य क्षेत्र के नामों का उल्लेख करती है। तो आपका, मैंने आप सभी से पूछा था पहली और चौथी अनुसूची, आप लोगों ने किसी ने भी उत्तर नहीं किया है दोस्तों। पहली और चौथी अनुसूची क्या है, 2 अनुसूचियों में जो है वो संशोधन करना पड़ता है। तो आपको जो है जब किसी नया राज्य का सृजन किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में पहली और चौथी 2 अनुसूचियों में संशोधन करना पड़ेगा। पहली अनुसूची मैंने आप लोगों को बता दी है। चलिए कल्पना जी, मैं एक बार बात करता हूं सर से क्यों नहीं चल रही है। तो प्रथम अनुसूची इसमें आपको दिया है दोस्तों। पहली अनुसूची में जो है आपको संशोधन करना पड़ेगा। इसमें जिस नए राज्य का सृजन किया जाएगा उसका नाम जो है वो आपकी पहली अनुसूची में जोड़ना पड़ेगा। तो उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही होगा, यदि आप डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्य बनाए थे, आपको बताना है दोस्तों। कितने राज्य और कितने संघ राज्य जो है वो बनाए गए थे, आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। 14 राज्य 6 संघ राज्य, 17 राज्य 6 संघ राज्य, 14 राज्य 8 संघ राज्य और 17 राज्य 8 संघ राज्य, आपको बताना है दोस्तों। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए आप लोगों को उत्तर करना है। तेजी से आप सभी लोग उत्तर करेंगे। ठीक है, मैं बात करता हूं सर से, एक बार पता करता हूं क्या समस्या है। कुछ ना कुछ कोई समस्या होगी तभी जो है। चलिए, आप लोगों को, सभी लोगों को उत्तर करना है दोस्तों इस प्रश्न के लिए। किसकी अध्यक्षता में जो है वो ये कमेटी गठित की गई थी दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए, जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1956 में किसकी अध्यक्षता में जो है वो कमेटी का गठन किया गया था, सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलिए, तो जो लोग दोस्तों इसमें 14 राज्यों 6 संघ राज्य की बात कर रहे होंगे, यानी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ए विकल्प के साथ चाहिएगा। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं उत्तर आ गया है फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में जो है वो कमेटी का गठन किया गया था और फजल अली की कमेटी के सुझाव पे जो है वो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में जो है वो विभाजित किया गया था भारत को। आपका उत्तर जो होगा वो ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत को विभाजित करने का मतलब कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भारत का जो विभाजन हुआ था वो 14 राज्यों के रूप में और 6 संघ शासित प्रदेशों के रूप में हुआ था। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का विभाजन हुआ था आपके फजल अली आयोग के सिफारिश पे। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। आप सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। दिल्ली को जो है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया। आपको इस प्रश्न के लिए जो विकल्प दिया है वो दिया है 67वां, 69वां, 68वां और 70वां। चारों विकल्प में से किसी एक का चुनाव करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करने से आपके अकाउंट बैलेंस से पैसा कट गया है क्या किसी के? यदि आपके अकाउंट बैलेंस से किसी के पैसा कट गया होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस कर दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए,
कोई पैसा वैसा नहीं कटने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दिया करिए दोस्तों, इसमें आप लोग इतनी कंजूसी ना किया करिए। मैं आपके लिए जो है वो नियमित रूप से आपके टाइम पे आपका समय बर्बाद ना हो, तो मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत करता हूं उसके प्रतिफल में मैं सिर्फ आपसे लाइक और शेयर की डिमांड करता हूं, और कुछ तो नहीं आपसे कह रहा हूं। चलिए, राष्ट्रीय राजधानी के लिए आप लोगों को जो है उत्तर करना है दोस्तों। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया था? चलिए, तो जो लोग इस प्रश्न में जो है दोस्तों 69 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों, उसके माध्यम से जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। आप लोग इस प्रश्न में यदि बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 59वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष में हुआ था, आप सभी लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो 1991 में जो है दोस्तों, 1991 में 69वां अमेंडमेंट आप सभी का हुआ था। आप लोग उत्तर में बी विकल्प का चुनाव करेंगे 1991 के लिए, आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान है, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए? चलिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, 239 को में जो है आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और एनसीआर की बात की गई है। चलिए, तो आप लोग जो है 239 को भी याद रखेंगे, आपका उत्तर जो होगा वो इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। 239 को के तहत जो है वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो है आपको दिया हुआ है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। आप लोगों को उत्तराखंड की राज्य की स्थापना कब हुई है दोस्तों, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। 1999, 2000, 2001, 2002, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर कर दीजिएगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। किस राज्य से उत्तराखंड जो है वो अलग हुआ था? चलिए, चलिए, कितने नंबर का राज्य बना था उत्तराखंड और किससे अलग हुआ था? आप लोग दोनों के लिए कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे 9 नवंबर को जो है दोस्तों, 9 नवंबर सन 2000 को जो है वो आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही जो है आपके अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर आप लोगों का उत्तर आना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल 9 नवंबर के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हो गई थी उत्तर प्रदेश से काट के। जो उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो पहाड़ी इलाका था उसको जो है काट के एक अलग राज्य के रूप में प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है उसके समुचित विकास के लिए सन 2000 में 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड को अलग किया गया था। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से एक कथन असत्य है, आपको उसी को बताना है दोस्तों। असत्य कथन का आप लोगों को इसमें से चुनाव करना है। आपको दिया है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। आप लोगों को इसमें से जो है वो किसी एक विकल्प का चुनाव करना है जो आपको जो है सबसे सही लगता है। सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। असत्य कथन को आपको पहचानना है। चलिए, चलिए पांचों रीड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सभी लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए दोस्तों। आप लोगों का उत्तर जो है ए और डी विकल्प के लिए इस प्रश्न में आ रहा है। चलें, बहुमत जो है आप लोगों का डी विकल्प के साथ जा रहा है। चलिए, तो दोस्तों आपको पहला विकल्प दिया है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। अब दोस्तों आप लोग इसको कैसे गलत कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैसूर का जो नाम रखा गया था दोस्तों वो आपका कर्नाटक रखा गया था, तमिलनाडु नहीं रखा गया था दोस्तों। मैसूर का नया नाम जो रखा गया था वो आपका कर्नाटक हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपके कर्नाटक का मैसूर का जब नाम परिवर्तित किया गया था दोस्तों तो उसे हम लोग जो है वो मैसूर नाम परिवर्तन अधिनियम
1973 के रूप में जानते हैं। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा, आप लोग यदि ए विकल्प के साथ जाएंगे। आप लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो जब 14 राज्य और आपके जो है वो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उस समय जो है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश आपके जो है वो संघ राज्य क्षेत्र की सूची में आता था, राज्य की सूची में नहीं आता था। तो आपका ये जो है विकल्प सही दिया हुआ है। बंबई जो है, बंबई को 2 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों, आपके गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में। बंबई प्राचीन नाम जो आपका बंबई था दोस्तों, वो परिवर्तित होगा मुंबई में कब, जब उसको जो है वो 2 राज्यों के रूप में विभाजित किया जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में। तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। चलिए, आप लोगों का कुछ ईयर के लिए किसी ने 1961 में गोवा की आप बात कर रहे हैं। 61 में नहीं किया गया था दोस्त, गोवा को जो है 87 में किया गया था। 1987 में गोवा को अलग किया गया था। और जो आपके बंबई और महाराष्ट्र को जो महाराष्ट्र और जब आप गुजरात की बात करते हैं तो इसको जो है आपका अलग किया गया था 1960 में। 1960 में इन दोनों राज्यों को अलग किया गया था। तो आप लोग जो है 1987 और 1960 याद रखेंगे, आपका उत्तर जो होगा सही हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश को जो है 1970, इसको भी ध्यान रख लीजिए। 1970 में जो है इसे राज्य दिया गया था। चलिए, आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उसके लिए थोड़ा सा पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न आपसे क्या पूछा है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। आपको जो है कथन पे विचार करना है, तीनों को पढ़ लीजिए, विचार करिए कौन सा सही है। उसी के आधार पे, सही कथन के आधार पे आपको अपना उत्तर करना है दोस्तों। सभी कथन को ध्यान से पढ़िए, उत्तर करिए। पहला दिया है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के में अनुच्छेद 371 ए से 371 आई अंतर्दिष्ट किए गए हैं। दूसरा आपको दिया है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। और दूसरा आपको दिया है दोस्तों, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। आप लोग इसमें से बताएंगे कौन कौन सा सही है। सही आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न में। चलिए, जितनी तेजी से संभव हो सके उतनी तेजी से आप लोग उत्तर करिए। 30 सेकंड का समय आप लोगों को दे देता हूँ। चलिए दोस्तों, को वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें आप सभी लोग दोस्तों। आपके अकाउंट बैलेंस से कोई पैसा नहीं कटेगा वीडियो को लाइक और शेयर करने से। मेरे उत्साहवर्धन के लिए जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, उसके लिए आपका लाइक जो होता है दोस्तों, आपके जो कमेंट होते हैं वो मुझे बहुत ही उत्साह देते हैं, बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। तो उसकी वजह से आप लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना चाहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, तीनों विकल्प को आप लोग पढ़ के और अपना उत्तर तेजी से देने का प्रयास करिए इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। चलिए, इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, 1 और 3 के लिए आ रहा है। डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। बी और डी की बात ज्यादा लोग कर रहे हैं। चलिए, तो आपको दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है वो आपके अनुच्छेद 371 से 371 ए से 371 आई के बीच में दिया गया है। आप लोगों को उसमें नागालैंड मिलेगा, आपको जो है असम मिलेगा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो आप लोग जो इसी क्रम में याद करिएगा। 371 में यदि हम लोग बात करेंगे, 371 ए में जो है आपके नागालैंड को दिया गया है, 371 बी में असम को, 371 सी में मणिपुर को। तो क्रम से आपको जो है ये देखने को मिलेगा। इसमें जो है वो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया है। लाल बहादुर जी, मैं भी आपके प्लेटफॉर्म पर आना चाहता हूं। चलिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पढ़ाना चाहते हैं। चलिए, दूसरा दिया है दोस्तों आपको, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य है, किंतु इकहरी नागरिकता है। तो आप लोग जो है इस प्रश्न में बी और डी विकल्प का चुनाव कर रहे थे और आपको दिया है, देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में, आपका जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। दूसरा आपको जो है वो गलत दिया गया है, क्योंकि
आपको दिया है दोस्तों, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य, किंतु नागरिकता इकहरी है। भारत में दोस्तों नागरिकता इकहरी और संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकता दोहरी है। तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग इसमें डी विकल्प की बात करेंगे। दोस्तों नागरिकता के अर्जन और उसके समापन के लिए जो है वो भारतीय संसद प्रावधान करती है और उसके लिए जो है नागरिकता अधिनियम 1955 की का जो है वो निर्माण किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत जो है वो किसी भी देशीकरण वाले राज्य के नागरिक को जो है उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, उसमें प्रावधान। बिल्कुल शुरू कर दीजिए दोस्त, आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। हमसे जो मदद चाहिए होगी आप ले सकते हैं। चलिए फिलहाल क्लास पे आइए, टॉपिक पे आइए। चलिए, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम है? आप लोगों को बताना है दोस्तों। नागरिकता के अर्जन हेतु जो है वो शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम कौन है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिएगा। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने या विनियमित करने का जो है वो अधिकार किसके पास है या पावर किसके पास है, उसी के आधार पे आप लोग अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चलिए, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? अनुच्छेद बता दीजिए। चलिए बिल्कुल, अनुच्छेद 11 के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। अनुच्छेद 11 के माध्यम से जो है भारतीय संसद को नागरिकता के अर्जन और उसके निरसन के लिए जो है वो पावर दिया गया है। आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा एक सही है दोस्तों? आपको जो है एक सही का चुनाव करना है। पहला आपको दिया है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया। दूसरा आपको विकल्प दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। तीसरा दिया है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। और चौथा दिया है, क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर कर दीजिए। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न में उत्तर आ रहा है, सुरभीर सिंह जी का ए विकल्प के लिए आ रहा है, कनक जी का उत्तर आ रहा है, प्रमोद जी का उत्तर आ रहा है, सुरेंद्र जी का, मोहित जी का, रमाशंकर जी का, विजय कुमार जी का उत्तर आ रहा है ए विकल्प के लिए। चलिए, तो दोस्तों आपको जो है यदि पहला विकल्प आप देखेंगे तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है वो समर्थन किया गया था। 1928 की रिपोर्ट में जो है मूल अधिकारों की बात की गई थी, इसकी वजह से आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा ए विकल्प के लिए। बाकी दोस्तों 1935 में भी बात नहीं की गई थी मूल अधिकारों की, न ही 1940 और न ही 1942 के क्रिप्स मिशन में। तो आपका पहला विकल्प जो होगा वो ए विकल्प के लिए आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलिए, मैं आप लोगों का समय बचाने के चक्कर में आप लोगों का नाम नहीं लेता हूं बार बार दोस्तों। बार बार नाम लेने से यदि आपका नाम बार बार लेके बुलाऊं तो उससे आपको क्या फायदा हो जाएगा? यदि 5 बार आप लोगों का नाम लेता हूं और उस 5 बार नाम लेने का जो समय है दोस्तों, उस समय में यदि एक क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों के लिए, और वो एक क्वेश्चन यदि आपके काम आ गया आपकी परीक्षा में, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों इस प्रश्न में सभी लोगों का उत्तर जो है वो डी विकल्प के लिए आया है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो अधिकार प्राप्त है, और अनुच्छेद जो आपके उच्च न्यायालय हैं उनको जो है 226 के तहत अधिकार
प्राप्त है आपके मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए जो है। ये आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, मूल अधिकार जो है वाद योग्य है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। डीपीएसपी जो है आपका वाद योग्य नहीं है, मूल अधिकार आपका वाद योग्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को देखता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं इस बात के लिए कि सर मेरा नाम ले लीजिए। मेरे नाम ले लेने से दोस्तों आप कृतार्थ नहीं हो जाएंगे। यदि उस समय में आप एक प्रश्न कर लेंगे, आपके दिमाग में वो प्रश्न आ जाएगा। चलिए बिल्कुल, रमाशंकर जी, एनर्जी के लिए तो मैं आप लोगों के कुछ भी कर सकता हूं, तो यदि मेरे नाम लेने से आप लोगों को एनर्जी मिल रही है तो बिल्कुल आप लोगों का नाम लूंगा। अगला दिया है दोस्तों, मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर आप लोग करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलिए बिल्कुल, लाल बहादुर जी आपका भी नाम ले लेता हूं, विक्रम जी, कल्पना जी, मोहित जी, आपका आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए। चलिए, गिरीश पांडे जी का उत्तर आ रहा है, प्रमोद जी, सुरेंद्र जी, रमाशंकर जी, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। चलिए, अब बार बार आप लोग एक ही उत्तर को बार बार लिखेंगे तो बार बार आप लोगों का आनंद सिंह जी का उत्तर आया है। चलिए, आपातकालीन स्थिति में जो है वो आपके मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो मूल अधिकारों को आपके निलंबित किया जा सकता है। आपके जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, 20 और 21 को जो है वो छोड़ के सभी आपके मूल अधिकारों को जो है वो राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है आपातकाल की स्थिति में। आपका डी विकल्प जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इस प्रश्न में डी विकल्प की बात कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाएं दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, चलिए अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रश्नों को साइज को लेके कई बार समस्या होती है। चलिए, आपको दोस्तों कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो है विचार करके और सही उत्तर चुनना है। पहला कथन दिया है दोस्तों, ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी है। दूसरा दिया है संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा दिया है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और आपको चौथा विकल्प दिया है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। आप लोग चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर कर दीजिए अपना, इसमें से कौन सा आपका उत्तर जो है वो सही है। सही के संदर्भ में, मूल अधिकारों के संदर्भ में आपको अपना उत्तर चुनना है। चलिए, इंद्रजीत जी का उत्तर आया था पिछले प्रश्न के लिए, आकांक्षा जी का उत्तर आया था, 20-21 की बात जो है प्रमोद जी कर रहे थे। चलिए बिल्कुल, सुनील कुमार जी भी ने भी उत्तर दिया था। आप सभी लोग उत्तर करिए, अब इस प्रश्न का उत्तर करिए दोस्तों। मूल अधिकारों के संदर्भ में चारों स्टेटमेंट को पढ़ के और आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करिए। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। इतना समय आप लोगों को इस प्रश्न के लिए लग गया। चलिए, तो यह राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, राज्य के कृत्य के विरुद्ध आपके मूल अधिकार जो है आपकी गारंटी है, और इस गारंटी को देता है आपका सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। किसी भी स्थिति में दोस्तों जब तक अपनी मर्जी से दोस्तों जो है वो राज्य आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। जब तक आपातकाल की स्थिति न हो तब तक आपके मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। तो ये गारंटी दी गई है आपको, आवश्यक रूप से आपको ये, यदि भारत के आप नागरिक हैं तो आपको आपके मूल अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। ये संविधान के तीसरे भाग में है। बिल्कुल दोस्तों, भाग 3 में आपके मूल अधिकार का जो है वो उल्लेख किया गया है। तो आपका एक और दो सही है। दूसरा दिया है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो है वो आपकी प्रस्तावना और आपका डीपीएसपी है। तो आप लोग जो है आपकी प्रस्तावना और डीपीएसपी को ध्यान रखिएगा। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात आपके प्रस्तावना और डीपीएसपी में 2 जगह की गई है। दूसरा दिया है, अगला दिया है आपको, तो ये आपका जो होगा ये गलत हो जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अधिकारों का जो घोषणा पत्र था उसी से जो है हमारे मूल अधिकार को लिया गया है, उसी की भांति है। तो आपके सिर्फ 1 और 2 आपके इस प्रश्न में सही हो जाएंगे, बाकी 3 और 4 आपके गलत हैं। तो आपका 1 और 2 जो विकल्प होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे थे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग डी विकल्प के साथ न जाइए। सही आपसे पूछा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, भारतीय संविधान के
निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है दोस्तों? किस अनुच्छेद के माध्यम से जो है विधायन सत्ता पे पूर्ण नियंत्रण लगाया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17, चारों में से किसी एक का चुनाव करके उत्तर आप लोग तेजी से कर दीजिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आप सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए तेजी से। चलें, चलिए दोस्तों, तो जो लोग इसमें अनुच्छेद 14 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस विधायन सत्ता पे नियंत्रण का मतलब क्या हो गया दोस्तों? विधायन सत्ता पे नियंत्रण का मतलब ये हो गया कि दोस्तों अनुच्छेद 14 में आप लोगों के लिए उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को दोस्तों विधि के समक्ष समता या दोस्तों आपके विधि के समान संरक्षण जो है, विधियों के समान संरक्षण से जो है वो वंचित नहीं किया जा सकता है। दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, विधि के समक्ष समता और जो है विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये उल्लेख जो है किया गया अनुच्छेद 14 में। और जब किसी व्यक्ति को जो है वो विधि के समक्ष समता और उसके समान संरक्षण से जो वंचित नहीं किया जा सकता है तो राज्य निरंकुश होके इसका मतलब हो गया कि जो है वो कार्य नहीं कर सकता है। तो ये विधायन सत्ता पे जो है वो नियंत्रण है एक प्रकार से। आपका उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा, जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न दिया है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जो है वो आपको दिया गया है? अनुच्छेद 13, 14, 15 और 16 आपको दिया है। 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और सभी चारों में से आप जो है अपना उत्तर तेजी से चुनने का प्रयास करिए। समानता के अधिकार के लिए आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। चलें, अनुच्छेद 13 के लिए आप सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए, तो दोस्तों आपके 14 से लेकर 18 तक जो है आपको समानता का अधिकार मिलता है, जिसमें आपको 14, 15, 16 जो है आपको दिया हुआ है। जी बिल्कुल, 14 से 18 तक समानता का अधिकार मिलता है। 13 किस चीज का उल्लेख करता है दोस्तों? चलिए, तो अनुच्छेद 13 बात करता है दोस्तों कि यदि राज्य के द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जा रही है जो विधि आपके मूल अधिकारों का हनन करती है तो उसको जो है उस मात्रा तक शून्य कर दिया जाएगा जिस मात्रा तक वो आपके मूल अधिकारों का हनन करती हो। ये उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद 13 में किया गया है। 13 जो है वो आपके मूल अधिकारों को जो है वो किसी भी तरीके से क्षति ना पहुंचे उसके रोकने के लिए जो है अनुच्छेद 13 का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में माफ करिएगा, आपका सी विकल्प के लिए उत्तर सही हो जाएगा। 13 के लिए मैंने आप लोगों से पूछा था। राज्य शब्द को भी जो है परिभाषित किया गया है 13 में, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी विधि राज्य के द्वारा निर्मित की जा रही है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करती है तो उसे उस मात्रा तक शून्य समझा जाएगा जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों का हनन करती हो। तो आपको जो है इसको ध्यान रखना है। आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? आप लोगों को जो है उत्तर करना है इसमें। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(5) आपको दिया हुआ है। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर करिए। समय आपका शुरू हो गया है। सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। लाइन से दोस्तों एक एक चीज को आपको क्लियर कराते हुए चल रहा हूं। पूरे संविधान को हम लोग जो है वो 10 से 15 क्लास लगेगी। पूरे संविधान को हम लोग देख लेंगे एक बार। चलिए, सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, समय खत्म हो गया। आप लोगों का उत्तर नहीं आया दोस्तों। इतना क्या सोच रहे हैं इस प्रश्न में आप लोग?
चलिए थोड़ा और समय ले लीजिए, लेकिन आप लोग जो है उत्तर करिए सभी लोग। चलिए उत्तर सही नहीं आ रहा है आप लोगों का। 15.5 आप लोग देखिए, अनुच्छेद 15.5 में जो है ये आपको उपबंधित किया गया है। बी विकल्प आपका सही होगा, ए विकल्प नहीं। एकमात्र उत्तर सही आया था, किसका उत्तर सही आया था उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा मैं। किसी एक दोस्त ने सही उत्तर किया था इस प्रश्न के लिए। जी जितेंद्र जी का उत्तर आया था बी विकल्प के लिए। बाकी सभी लोगों ने जो है 15.4 का चुनाव किया है। आप लोगों को स्पष्ट करना है दोस्तों 15.4 और 15.5 में क्या क्या दिया हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए 15.4 और 15.5। चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे। आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाइएगा, किसी अन्य विकल्प के साथ ना जाइए। 15.4 15.5 आप लोग जरूर एक बार देखेंगे दोस्तों। मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 15.5 में जो है आपके शिक्षण संस्थाओं में जो है वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसमें आरक्षण की बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए की गई है। बी विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15.4 के लिए अभी तक किसी का चलिए आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों अवलिक कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आप सभी लोग इसके लिए तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उस पर जो है वो प्राथमिकता प्रदान करता है? आपको अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 200 जो है वो 26 दिया है। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए चलिए सब लोग उत्तर करेंगे। चलें दोस्तों, सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में, बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। तो दोस्तों यदि आप जो है इसमें ए विकल्प का फिर से चुनाव करते हैं अनुच्छेद 13 का, तभी आपका उत्तर जो होगा वो सही हो पाएगा। मैंने आपको अभी पहले ही बताया था दोस्तों कि अनुच्छेद 13 में इस बात का उपबंध किया गया है कि चाहे वो संसद के द्वारा बनाया गया कानून हो या चाहे वो आपके राज्य के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून हो, राज्य विधान पालिका के द्वारा बनाया गया कानून हो, यदि मूल अधिकारों का वो हनन करता है तो उस मात्रा तक उसे शून्य करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 13 में दी गई है। उसको न्यायालय के द्वारा उस मात्रा तक जो है वो शून्य किया जा सकता है। तो आप लोग अनुच्छेद 13 को प्राथमिकता दी गई है। चलिए चलिए, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता जो दी गई है वो अनुच्छेद 13 के तहत दी गई है। आप लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव करिए। बेसिक से प्रश्न है दोस्तों, गलत नहीं होने चाहिए। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया था? किस किस अनुच्छेद को जो है वो या किस किस अवधारणा को मिला के जो है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन की का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था? आप सभी लोग अपना उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। आपको 4 विकल्प दिया है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, दूसरा दिया है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने पर, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने पर, और ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ने पर। आप लोग अपना उत्तर तेजी से चुनने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। यदि इसके बाद कोई और अनुच्छेद इसमें शामिल होता हो तो उसका भी उल्लेख आप लोग कर दीजिएगा। चलिए चलें, तो इस प्रश्न में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों का उत्तर जो है वो डी विकल्प के लिए ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ने पर। साथ में दोस्तों एक और अनुच्छेद आप लोग याद रख लीजिएगा, जो है आपका 39D को भी जो इसमें रखा गया है आपके
समाजवादी शब्द जो आपकी प्रस्तावना में दिया गया है, साथ में अनुच्छेद 14, 16 और 39D को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर जो है समान कार्य के समान वेतन की जो अवधारणा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट की गई थी। आपका इस प्रश्न में जो होगा वो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा जो है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता और आर्थिक समानता, चारों में से किसी एक का चुनाव करने का प्रयास करिएगा आप लोग तेजी से। चलिए बिल्कुल सभी लोग उत्तर करेंगे। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों आप लोग, समय बिल्कुल न लीजिए। चलें तो आपका उत्तर जो है दोस्तों इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आर्थिक समानता की बात जो है आपके प्रस्तावना में किया गया है, न कि आपके मूल अधिकार में। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। कानून के समक्ष समता की यदि हम लोग बात करेंगे तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता की बात की गई है। सामाजिक समानता की बात करेंगे दोस्तों तो अनुच्छेद 15 जो है आप सभी को सामाजिक रूप से सामान्य बनाता है, क्योंकि किसी भी आधार पे जो है आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये सामाजिक समानता का भाव आपके अनुच्छेद 15 में छिपा हुआ है। और अवसर की समानता की यदि हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता की बात की गई है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आर्थिक समानता की बात जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, न कि समानता की आपके प्रस्तावना में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है कहीं पे भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया प्रमोद जी। अगला लिखा है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोगों का उत्तर जो है अनुच्छेद 24 के लिए आ रहा है। तो जो लोग अनुच्छेद 24 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अनुच्छेद 23 में क्या दिया हुआ है आप लोग एक बार स्पष्ट कर देंगे। चलिए बिल्कुल, अनुच्छेद 24 में जो है वो आपके बच्चों जो आप अनुच्छेद 24 जो है दोस्तों 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो है वो जोखिम भरे कार्यों में नियोजन करने से प्रतिबंधित करता है। तो आपका अनुच्छेद 24 आपका क्लियर हो गया। आपका उत्तर जो होगा यहाँ पे 24 के लिए सही हो जाएगा। 23 की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इसमें जो है वो मानव बालाश्रम और आपके जो है मानव दुर्व्यवहार की बात आपके अनुच्छेद 23 में की गई है। अनुच्छेद 18 की यदि बात करेंगे दोस्तों तो इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 17 में आप सभी को पता है कि अस्पृश्यता की बात की गई है। जी बिल्कुल, अनटचेबिलिटी 17 है। 23 में जो है आपके मानव दुर्व्यवहार और बालाश्रम है। और अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो है वो किसी जोखिम भरे कार्य में नियोजित करने से जो है वो प्रतिबंधित करता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, डी विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला दिया है, मद्रास राज्य बनाम दुराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया। आप लोगों को बताना है दोस्तों, मद्रास राज्य बनाम दुराई राजन 1951 बाद में किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था। विधि के समक्ष समता के अधिकार में संशोधन किया गया, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में संशोधन किया गया, या आपके अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार में, या आपके विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में संशोधन किया गया था। किस अधिकार में जो है वो संशोधन किया गया था दुराई राजन बाद में 1951 के आधार पे आप लोग अपना उत्तर तेजी से करने का प्रयास करेंगे। चलिए
चलिए समय शुरू करता हूं, आप लोग समय से उत्तर दिया करिए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग सावधानी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न में। चलिए तो दोस्तों आपके दुराई राजनवाद 1951 की यदि आप बात करेंगे तो दुराई राज 1951 मद्रास राज्य बनाम दुराई राजनवाद 1951 में जो है दोस्तों भारतीय संविधान में आपके एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, जिसे आप लोग जो है अनुच्छेद 15(4) के नाम से जानते हैं। 15(4) को जो है वो आपके भारतीय संविधान में जो है वो जोड़ा गया था, और जो आपके भेदभाव के विरुद्ध के अधिकार जो है आपका आएगा 15(4) में ही दोस्तों धर्म, जाति, मूल, वंश और लिंग के आधार पर जो है भेदभाव से प्रतिबंधित किया गया है। आपके 15(4) में अनुच्छेद जोड़ दिया गया और इसमें कहा गया दोस्तों कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो है वो विशेष उपबंध किया जा सकता है। तो सामाजिक और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान जो है आपके 15(4) में किया गया है। आप लोगों से मैंने 15(4) पूछा था, मैंने जानबूझ के वहां पे क्लियर नहीं किया था, क्योंकि ये प्रश्न जो है मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने किसी ने भी 15(4) के लिए उत्तर नहीं किया था। 15(4) में ये कहा गया है दोस्तों कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो है विशेष उपबंध है। और 15(5) की जब हम लोग बात करेंगे तो शिक्षण संस्थाओं से संबंधित, आरक्षण से संबंधित वो आपका 15(5) है। तो 15(4) और 15(5) अब आप लोगों को जो है क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए 15(4) और 15(5) आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। भेदभाव के विरुद्ध आरक्षण जो है अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 15 में दिया गया है, और 15(4) जो है वो आपके जो है वो चमकम दुराई राजनवाद के बाद से जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प की बात करेंगे। आगे बढ़ जाए, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो है दिया है दोस्तों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। आप लोगों को बताना है दोस्तों अनुसूचित जाति के लोगों को जो है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के तहत मिला है। आप लोगों को अनुच्छेद 20, 19, 18 और 17 में से किसी एक का चुनाव करना है और तेजी से उत्तर करना है। समय शुरू हो गया है आपका। चले चलिए, तो ये जो है दोस्तों आपके अनुच्छेद 17, आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। दोस्तों अनुच्छेद 17 आपके जो है अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद है, जो है किसी भी प्रकार के अनटचेबिलिटी को जो है या छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, आप उसको बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको इसमें अनुसूचित जाति, विशेष करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में ये उपबंध करता है दोस्तों, और इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार जो है ये आपके अनुच्छेद 17 से ही संबंधित हैं आपके। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में आपका डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जो है किसी भी अनुसूचित जाति को उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधि के आधार पे जो है उसको अनटचेबल नहीं बना सकते हैं। ये अनुच्छेद 17 इस चीज का, इस बात की गारंटी देता है। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में जो है प्रेस की स्वतंत्रता की आजादी अंतर्निहित है, आप लोगों को बताना है दोस्तों। अनुच्छेद 1(a) या अनुच्छेद 1(a) या अनुच्छेद 1(a)(b), अनुच्छेद माफ करिएगा, अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) और 19(1)(d) आपको 4 दिया है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आपको जो है किसी एक का चुनाव करना है, तेजी से अपना उत्तर चुनने का प्रयास करिएगा। माफ करिएगा दोस्तों, स्पष्ट रूप से इसका जो है उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है प्रेस की स्वतंत्रता का, फिर भी आपको दिया है।
चलिए, तो जो लोग इसमें अनुच्छेद 19(1) अ की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी के अंतर्गत जो है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है दोस्तों। और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 19(1) ब से मिलता है। अनुच्छेद 19(1) स की यदि बात करेंगे तो इसमें जो है संघ बनाने का अधिकार आपको दिया गया है। और जो है अनुच्छेद 19(1) द की यदि आप बात करेंगे तो अबाध रूप से पूरे देश में भ्रमण करने का अधिकार आपके 19(1) द के तहत दिया गया है। जी जी बिल्कुल, सारे चूंकि भारतीय संविधान में जो है वो मौलिक जो अधिकार हैं वो नकारात्मक ढंग से लिखे गए हैं, तो आपको जो है प्रतिबंध भी उसको उसमें देखने को मिल जाएगा 19(2) में। 19(1) अ में जो है इस पे जो है वो आपको आजादी दी गई है इस चीज की, तो वहीं 19(2) में इस पे युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है। फिलहाल आप लोगों का ए विकल्प के लिए उत्तर जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। 19(1) डी और आपके जो है 21 को मिलाकर पढ़ने पर कौन सा अधिकार प्राप्त होता है आप लोगों को बताना है। विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांत का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। मूल संविधान मूल अधिकार को आज खत्म कर दूंगा दोस्तों। जो भी टेढ़े मेढ़े जितने मूल अधिकार से प्रश्न आपके पूछे जाते रहे उन सबको आज जो है मैंने शामिल कर लिया है। और ये सारे प्रश्न दोस्तों थोड़े से टिपिकल हैं लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बहुत ही सामान्य प्रश्न है, कुछ थोड़े बहुत फंसाने वाले प्रश्न है, लेकिन आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए, चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। मेनका गांधी बनाम नहीं है दोस्तों, मेनका गांधी बाद में नहीं। चलिए, आपको दोस्तों 19(1) डी और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने पे जो है दोस्तों आपको एकांत का अधिकार मिलता है। एकांत के अधिकार की बात जो है ये की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में इस चीज को स्पष्ट किया। 19(1) डी जो है अबाध रूप से आपको पूरे देश में संचरण का अधिकार देता है और वही जो है वो आपके जीवन का अधिकार आपके अनुच्छेद 21 में है। और इन दोनों को एक साथ मिलाकर जो है वो आपके एकांत का अधिकार निर्मित होता है। और ये जो है दोस्तों आपको खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेशवाद और जो है आपके गोविंद बनाम मध्य प्रदेशवाद, ये दो वाद थे जिसमें इसको एकांत के अधिकार को स्पष्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए, आप लोग जो इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाइएगा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आप लोग याद रखेंगे खड़क सिंह और आपका जो है वो मोहन, दोनों को नाम आप लोगों को मोहन कह रहा हूँ, गोविंद। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, गोविंद बनाम जो है वो आपके मध्य प्रदेश। इन दोनों में जो है वो आपको एकांत के अधिकार को स्पष्ट किया गया था आपके 19(1) डी और 21 को मिलाकर यहाँ पे मिलता है। चलिए, आपका उत्तर सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ जाएं। इसमें और भी बहुत सारे अधिकारों की बात की गई थी दोस्तों, पानी पीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, सबको इसमें स्पष्ट किया गया था। चलिए, वो सब आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आपको पानी पीने से, आपको सांस लेने से, आपको सोने से कोई रोक नहीं सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल सुबह आपको कोई उठाए तो आप जो है लगिएगा उसके ऊपर मुकदमा करने। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। आपको बताना है दोस्तों, इस प्रश्न में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित है इसमें से? तेजी से 100 आप लोग जो है एक विकल्प का चुनाव करिए, चारों को मिला के पढ़िए आप लोग। पहले धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार और धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर कर दीजिएगा आप लोगों को दोस्तों। चलें, सभी लोग उत्तर करें दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दिया करिए दोस्तों, वीडियो को बिना लाइक किए आप लोग ना छोड़ा करिए। चलिए, सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है आप सभी को जो है धर्म प्रचार करने का अधिकार मिलता है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं बाद रूप से। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार भी जो दिया गया है दोस्तों, कृपाण रखने का अधिकार, टोपी पहनने का अधिकार, वो सभी धर्मों में है जो है वो आपको दिया गया है। आप अपने धर्म से संबंधित चीजों का जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और राज्य को जो है समाज सुधार विधि निर्माण का, समाज सुधार के संदर्भ में है, राज्य चाहे तो कोई विधि बना सकती है। उसी के आधार पे जो है आप सभी ने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में जो है वो उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो धार्मिक स्थलों पे लाउड स्पीकर तेज साउंड में बजाने से जो है वो रोकने संबंधित जो है वो एक नियम बना दिया गया। अब जो है आप यदि स्पीकर बजा रहे हैं तो आपके प्रांगण से बाहर उसका आवाज नहीं हो जाना चाहिए। तो आपका 1 2 3 आपको दिया है, सही है बिल्कुल। धार्मिक निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तित कराने आपको दिया है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें आपको कराने शब्द का प्रयोग दिया गया है। कोई आपके धर्म को जो है परिवर्तित नहीं करा सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो ये जो है वो एक क्या बोलते हैं, दंडनीय अपराध है। आप स्वैच्छिक रूप से जो है अपने धर्म परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। आप किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है दोस्तों आपके धर्म को कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको परिवर्तित नहीं करा सकता है, चाहे वो आपके माता ही पिता क्यों ना हो। तो किसी को भी आपके धर्म को परिवर्तित कराने का अधिकार नहीं है। तो आपका जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको जो है 1 2 3 सिर्फ आपको ए विकल्प में दिया है, आपका उत्तर ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे होंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा जो है कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, 26 और 27 में से किसी एक का चुनाव करिए। तेजी से अपना उत्तर करने का प्रयास करिएगा दोस्तों। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? सब लोग उत्तर करेंगे। चलिए मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलें तो अनुच्छेद 25 के तहत जो है वो सिख अपने जो है वो कृपाण धारण कर सकते हैं। कृपाण आप लोगों ने देखा होगा, सिखों के पास जो है कमर में एक छोटे से चाकू टाइप की एक चीज होती है जिसे जो है सिख धर्म में कृपाण के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो बी विकल्प का चुनाव करिएगा। अनुच्छेद 25 का उत्तर जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अनुच्छेद 25 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चंदा की भी बात कर लेंगे। किस वाली चंदा की बात कर रहे हैं प्रमोद जी? चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है? चलिए शिक्षण संस्थाओं से संबंधित अनुच्छेद बता दीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 19, 26, 29 और 30। चलिए आप चंदा की बात कर रहे थे, लाल बहादुर जी बीबी की बात कर रहे हैं। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है आप लोग कर क्या रहे हैं। बीबी और चंदा को वहीं छोड़ दीजिए, आप लोग आ जाइए प्रश्न पे। चलिए शिक्षण संस्थाओं दिया है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और उसे संचालित करने का अधिकार देता है? आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चलिए 29 की बात जो है कर रहे हैं आप लोग, लेकिन 29 नहीं दोस्तों, आप लोग 30 का चुनाव करिए। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसका संचालन जो है वो जी नहीं संतोष जी, सिखों के अलावा जो है कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति कृपाण धारण करके नहीं चल सकता है। चलिए सिर्फ जो है ये सिखों को अधिकार दिया गया है। आपके 30 में जो है वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसे संचालित करने का अधिकार दिया गया है। अच्छा उत्थान के लिए चंदा की बात करें, अरे मैं समझ रहा हूं, कोई बात नहीं है। चलिए
आपका उत्तर 30 के लिए, अनुच्छेद 30 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 19 आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि आपके जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार आपके 19 में दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं है। अरे यार आप लोग तो नाराज ही हो गए, नाराज ना होइए आप लोग बीबी चंदा की भी बात करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक, रक्षक और अभिभावक दोनों आपसे पूछा गया दोस्तों, किसको माना जाता है? संसद को, महान्यायवादी को, उच्चतम न्यायालय को या आपके राष्ट्रपति को? चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। संसद का माफ करिएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं अभिभावक किसे माना गया है? चलिए, तो आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक और आपका अभिभावक जो है संविधान का, वो आपके जो है वो उच्चतम न्यायालय को या सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका संरक्षण का जो कार्य करता है आपके मौलिक अधिकारों के, वो अनुच्छेद 32 के तहत करता है। और साथ में दोस्तों संविधान का अभिभावक जो है दोस्तों क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसकी व्याख्या करता है। तो दोस्तों व्याख्या करने की वजह से जो है संविधान की व्याख्या कहीं पे भी यदि कुछ अस्पष्ट है तो वो स्पष्ट करेगा। आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो आपके जो है यदि संरक्षक पूछा जाए, सिर्फ संरक्षक पूछा जाए दोस्तों, और आपके विकल्प में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों दिया हो, तो आप लोग जो है दोनों वाले विकल्प का चुनाव करिएगा। लेकिन यदि संरक्षक और अभिभावक दिया हो दोस्तों, तब आप लोग जो है वो उच्चतम न्यायालय का ही चुनाव करेंगे। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है लाल बहादुर जी, आपका और आपके बच्चे का जो है भविष्य उज्जवल हो, ऐसी शुभकामना है मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए। अरे थोड़ा सा हंसी मजाक बीच बीच में जरूरी होता है, तो कुछ मिल गया है ऐसा, मैंने जानबूझ के छेड़ दिया, आप लोग बुरा ना माने उसके लिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिट याचिका दायर की जा सकती है? यदि आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कौन से रिट फाइल कर सकते हैं? आप लोग बताएंगे। आपको दिया है मैंडमस, को वारंटो, हैबियस कार्पियस और सर्टियोरी रेरी। आप चारों में से किसी एक का चुनाव करिएगा तेजी से। चलें सब लोग उत्तर करेंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं धड़ल्ले से आप लोग जो है सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं इस प्रश्न में। हैबियस कार्पस को और किस नाम से जानते हैं? हिंदी में इसका नाम क्या है दोस्तों हैबियस कार्पस का? चलिए बिल्कुल, तो प्रमोद जी का उत्तर आ गया है दोस्तों इस प्रश्न के लिए, सी विकल्प के लिए। हैबियस कार्पस दोस्तों यदि आपके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो रहा है, व्यक्तिगत अधिकारों के हनन का जो आस है वो क्या है? आपको जो है बंदी बना लिया गया है। आपको यदि बंदी बना लिया गया है या पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है, ऐसी स्थिति में आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है हैबियस कार्पस के लिए जो है वो अपील कर सकते हैं। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों दोस्तों, चलिए तो आपके जो है हैबियस कार्पस के माध्यम से, बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो आपको सशरीर वहां पे प्रस्तुत करने के लिए जो है आदेश दे सकता है पुलिस को। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कर रहे होंगे, उत्तर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? दोस्तों मौलिक अधिकारों में संसद का संशोधन को जो है वो, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में दिया गया था? आपके केशवानंद भारती वाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोलकनाथ वाद या सज्जन कुमार वाद? चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा।
जी 24 घंटे का समय है, लेकिन उसमें जो है वो आवागमन के समय को निकाल दिया जाता है। आने जाने में रास्ते का जो समय है उसको उसमें काउंट नहीं किया जाता है 24 घंटे में, लेकिन ऐसा सामान्यतः हो नहीं पाता है क्योंकि लोगों में जागरूकता का अभाव है। सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के तहत दिया गया था दोस्तों? तो जो लोग इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है आपके मूल ढांचे का भी सिद्धांत स्पष्ट किया गया था। मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था, लेकिन दोस्तों इसमें स्पष्ट किया गया था कि जो संविधान की मूल भावना है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। 1973 का ये आपका वाद है। आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है यह स्पष्ट किया गया है, ये विकल्प सही है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा अधिकार आपके भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। जी चलिए, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। चलें, मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, वो कौन सा अधिकार है दोस्तों इसमें से? चलें, आप सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। संतोष जी का उत्तर आया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है वो संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया था। आप लोग जो है इस प्रश्न में बी विकल्प का चुनाव बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो लोग इस प्रश्न में बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों। एक बार यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो को शेयर करने में आप सक्षम हो, कर सकते हो मेरे लिए, तो आप लोग इतना जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिए। चलिए, जी बिल्कुल 300A में इसको जो है वो आपके वैधानिक अधिकार के रूप में उसको जो है सम्मिलित कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। आ जाइए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किस चीज का दावा नहीं कर सकता है? संविधान का प्रतिकार दिया था दोस्तों ए विकल्प में। प्रमोद जी, संविधान का प्रतिकार दिया है। संविधान में जो है दोस्तों कोई चीज यदि आपको नहीं पसंद है तो आप उसके लिए जो है प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है दोस्तों, आप उस तरीके के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ए विकल्प जो है, ए विकल्प के साथ आप लोग बिल्कुल ना सोचिएगा। संविधान का प्रतिकार बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी चीजों को जो है वो कई बार मानने से आप जो है मना करते हैं, उसके लिए आपको दंडित किया जाता है। तो आप लोग उसको ए विकल्प के साथ ना जाइएगा। आपका जब संपत्ति का अधिकार दिया है जो आपके मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं है तो आपको उस पर विचार ही नहीं करना है। चलिए, आपको दिया है दोस्तों व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चारों में से किस अधिकार को जो है वो किसी ब्रिटिश नागरिक को कौन सा इसमें से नहीं मिलेगा? आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। और मैक्सिमम लोग जो है इसमें ये विकल्प की बात कर रहे हैं। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता करने का अधिकार जो है ये किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं मिलती है। बाकी विधि के समक्ष समता, जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो है धर्म की स्वतंत्रता, ये सभी अधिकार जो है वो आपको सभी को मिलेंगे, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। लेकिन व्यापार और व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ भारतीयों के लिए है। आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप इसका दावा नहीं कर सकते हैं। यदि सरकार चाहे तो आपको रोक जरूर सकती है। आप आके यहाँ पे व्यापार भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, या आप किसी देश में जाके कर सकते हैं, लेकिन सरकार की अनुमति से ही आप वो कार्य कर पाएंगे। आपको मूल अधिकार में वो नहीं आएगा। आप लोग ए विकल्प के साथ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, चलिए अगला दिया है दोस्तों, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा दिया है दोस्तों, इसे अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और तीसरा दिया है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को भी बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। चारों में से आप किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, कोई भी
सही नहीं है। आप लोग अपना उत्तर तेजी से इस प्रश्न के लिए चुनने का प्रयास करेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय गीत क्या है, आप लोगों को पता है? एक बार राष्ट्रीय गीत की एक दो शब्द लिख के आप लोग भेज दीजिए। राष्ट्रीय गीत आप लोगों को पता हो तो आप लोग एक बार कमेंट करेंगे राष्ट्रीय गीत के लिए। चलें, तो दोस्तों पहला विकल्प दिया है, इसे वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। चलिए, जी बिल्कुल, वंदे मातरम के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल, तो जो है राष्ट्रीय गीत आपसे पूछा गया है दोस्तों। ये प्रश्न एक जगह हमसे पूछा गया था और मैंने जल्दीबाजी में इस प्रश्न को गलत किया, इसलिए आपको यहाँ पे मार्क भी दिख रहा होगा, मैंने इसको मार्क किया हुआ था। तो जो है हमसे ये प्रश्न गलत हो गया था। मैं राष्ट्रीय गीत को जो है वो राष्ट्रीय गान समझ के और मैंने उत्तर कर दिया था और मेरा प्रश्न गलत हो गया। तो आप लोग जो है सावधानी से इस तरीके के प्रश्न जब भी आए तो आप लोग सावधानी से पढ़ें और तब आप उत्तर करने का प्रयास करें। तो दोस्तों वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन माना जाता है। आपको किसी को जबरदस्ती जो है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। आपके अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से आचरण प्रचार और स्वतंत्रता के विरुद्ध इसका उल्लंघन माना जाएगा। यदि आप किसी और धर्म का, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय गीत जो है वो दोस्तों हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में उसको जो है लिखा गया है, और यदि आप किसी और धर्म के हैं और आपका धर्म उसकी अनुमति नहीं देता है तो उसको जो है वो उल्लंघन माना जाएगा। तो ये भी आपका सही दिया है। गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक जो है कोई विधि उपबंधित नहीं है। ऐसी कोई विधि भी नहीं बनाई गई है जिसकी वजह से जो है गीत गाना आवश्यक हो। तो आप लोग इस प्रश्न में यदि सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं 1 2 3 तो आपका उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ ही जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको देता है दोस्तों? मान्यता केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को, किन किन अल्पसंख्यकों को जो है वो मान्यता भारतीय संविधान के द्वारा मिली है? आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, जितनी तेजी से हो सके आप लोग उत्तर करिएगा। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। डी विकल्प के लिए उत्तर आना शुरू हो गया है, कुछ लोगों का सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलें, चलें, चलिए, तो जो लोग जो है वो वीरता पूर्वक सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, भारत में जो है सिर्फ धार्मिक और भाषाई रूप से जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या जो है अन्य धर्मों की अपेक्षा या अन्य भाषाओं की अपेक्षा जिनकी संख्या सबसे कम है, उसको जो है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है। और इन मात्र 2 आधारों पे जो है भारत में किसी जाति को जो है वो, किसी भाषा को या किसी धर्म को जो है वो अल्पसंख्यक, माफ करिएगा जाति मैंने बोल दिया, किसी धर्म और भाषा को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। सिर्फ इन 2 ही आधारों पे आपका उत्तर जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही होगा। अन्य किसी विकल्प का चुनाव करने की जरूरत नहीं है। निर्जातीय अल्पसंख्यक नहीं होते हैं दोस्तों, इनको अल्पसंख्यकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। चलिए, जी चलिए, तो इस प्रश्न में जो है सी विकल्प के साथ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? आप लोगों को बताना है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार को जो है भारतीय संविधान में संशोधन करके कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। जी नहीं, कोई घंटी नहीं बजा रहा है, फोन मेरा बजा है। चलें, यदि आपकी घंटी कोई बजा रहा हो तो आप जाके दरवाजा खोल दीजिए। चलिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था दोस्तों? आप सभी लोगों को उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। किस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है? सभी लोग उत्तर करेंगे। चलिए, सी और डी विकल्प का आप लोग चुनाव कर रहे हैं।
चलें, तो जो लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव करेंगे 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2010 से जो है वो शिक्षा के अधिकार को जो है वो शामिल किया गया था। आपका 86वां संविधान संशोधन है, आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 86 अमेंडमेंट है, कब हुआ था? आपके 2002 में, और अंतिम रूप से राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 1 अप्रैल 2010 को इस पे हो पाया, जिसकी वजह से जो है 1 अप्रैल 2010 से जो है ये भारतीय शिक्षा का जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार है वो आपके जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) में जो है इसको जोड़ दिया गया। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को जो है ये जोड़ा गया था। ए विकल्प के लिए आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ जाएं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? राष्ट्रीय आपातकाल की भी स्थिति में आपको बताना है किस अधिकार को इसमें से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, वृत्ति या आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। माफी चाहता हूं आप सभी से। चलें, तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए आ रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का जो अधिकार है इसको किसी भी दशा में जो है वो सीमित नहीं किया जा सकता है। आपका उत्तर जो है बी विकल्प के लिए स्पष्ट हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था दोस्तों, इसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके जीवन के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में जो है वो प्रभावित नहीं किया जा सकता है। यदि कभी आपसे गलती से यदि पूछ दे कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया गया कि जो है वो जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में जो है वो प्रभावित नहीं किया जा सकता, तो ये दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है माफ करिएगा, ये आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस बात को स्पष्ट किया गया है। आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? आपको बताना है दोस्तों हिंदू शब्द के तहत जो है वो कौन कौन शामिल है और कौन सा इसमें से नहीं शामिल है। आपको दिया है बौद्ध, जैन, पारसी और सिख, चारों में से किसी एक का चुनाव करके अपना उत्तर तेजी से करने का प्रयास करिए। दोस्त मैं इतनी तेजी में रहता हूँ, इतनी तेजी में आता हूँ, और जो हमारे सहयोगी लोग हैं वो मेरे आने के बाद उन लोगों को बुलेट की रफ्तार से वो लोग जो है वो भागते हैं। अब पानी लेने के लिए जो है मुझे स्वयं उठना पड़ेगा। मैं 9 बजे आता हूँ और 9 बजे लोग जो है निकलने के चक्कर में रहते हैं, वो लोग निकल जाते हैं। उन लोगों को इस चीज का ध्यान नहीं रहता है। कभी कभार रख देते हैं, और रख भी कहाँ देते हैं लोग, यहाँ पे मैं बैठा हूँ जहाँ से मैं आपकी क्लास करा रहा हूँ, दूसरे वाले टेबल पे लाके पानी रख देंगे। अब आप बता दीजिए कैसे मैं करूंगा। चलिए इस प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करें दोस्तों। तो जो हिंदू शब्द अनुच्छेद 25 में जिस हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों, या भारतीय संविधान में कहीं भी हिंदू का मतलब जो होता है वो आपके बौद्ध, जैन और सिख को मिला के होता है। ये तीनों जो है मिला देंगे तब जो है आपका हिंदू स्पष्ट होगा। यानी बौद्ध लोगों को भी हिंदू माना गया, जैनों को भी हिंदू माना गया और सिखों को भी हिंदू माना गया। पारसियों को और मुसलमानों को जो है इससे अलग रखा जाता है। आप सभी को पता है मुस्लिम तो वैसे ही अलग है, पारसियों को भी जो है वो हिंदू की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बौद्ध, जैन और सिख को मिला के जो है वो भारत में जो आपके प्रमुख रूप से 4 धर्म देखने को मिलते हैं। आपका बौद्ध मिलेगा, जैन मिलेगा, जो है वो आपका जो है वो सिख मिलेगा, सिख मिलेंगे, साथ में आपको पारसी भी मिलेंगे। तो आपके बौद्ध, जैन और सिखों को जो है वो इसमें हिंदू के अंतर्गत शामिल किया गया है। आप लोग इस प्रश्न में जो है सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? आप लोगों को अपने विरुद्ध जो है वो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद में ये अधिकार आपको दिया गया है? अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 74। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से अपना उत्तर आप लोग कर दीजिए। चलिए 15 सेकंड का समय लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं।
चलिए प्रिया जी, काफी समय के बाद से आपको देख रहा हूं, नियमित रूप से आप लोग बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, यदि आप में से किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए चले दोस्तों, तो जो लोग इसमें जो है अनुच्छेद 20(3) की बात करेंगे उनको जो है उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि मान लीजिए पुलिस आपको जो है गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद से जो है वो जिस अपराध में आपको गिरफ्तार करती है और उसको कोई सबूत नहीं मिल रहा है, फिर भी दोस्तों ऐसी स्थिति में पुलिस आपको जो है मजबूर नहीं कर सकती है इस बात के लिए कि आप अपने ही विरुद्ध गवाही दीजिए। यदि आप पुलिस के सामने इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये किया है, और कोर्ट में जाके आप ये बोल देंगे कि जी नहीं, इनके द्वारा जो है यदि मैंने ये ऐसा नहीं बोला है या मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन यदि आप ये कहीं बोल देते हैं कि पुलिस ने मुझे इस बात के लिए मजबूर किया था, तो उनकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपके अनुच्छेद 20(3) के तहत ये आपको अधिकार मिला है कि आपको अपने विरुद्ध जो है वो गवाही देने का जो है आपको इस चीज से जो है उस पर नियंत्रण लगाया गया है। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? आपको बताना है। विधि की सम्यक प्रक्रिया के लिए आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26, चारों में से किसी एक का चुनाव करिएगा। विधि की सम्यक प्रक्रिया आप लोगों को बताना है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? चलिए विधि की सम्यक प्रक्रिया के लिए आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलिए आनंद सिंह जी का उत्तर आ रहा है सी विकल्प के लिए, बाकी लोग भी उत्तर करेंगे। चलिए, तो जो लोग इसमें जो है सी विकल्प का अनुच्छेद 21 का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है वो आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 21 में ही उसको शामिल किया जाता है। लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि आप कोई अपराध करते हैं और आपके अपराध करने के दौरान, आपके अपराध करने के समय, आज की डेट में आपने कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए मान लीजिए कि 1 माह की सजा है, 1 माह की सजा का प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज के डेट में आपने यदि अपराध किया है तो आज ही के डेट में जो आपका नियम है उसी के अनुसार आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो है 3 महीने की सजा दे दी जाए। यदि कल जो है, आज आपने अपराध किया है और कल ही जो है इस सजा को बढ़ा के 6 माह कर दिया गया, तो ये कल जो है कल के दिन जो लोग अपराध करेंगे उनको 6 महीने की सजा मिलेगी। लेकिन आज के दिन जो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको जो है मात्र 1 महीने की सजा मिलेगी। तो ये विधि की सम्यक प्रक्रिया है। आपका उत्तर इस प्रश्न में 21 के लिए सही होगा, जो लोग इस प्रश्न में 21 की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों। चलिए, तो अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने आज का सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग यदि चाहेंगे तो आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज लेके और पूरे संविधान को क्लियर करा दूंगा। 10 से 15 क्लास लगेंगे। साथ में दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि यदि आप जो है प्रैक्टिस सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है 250 रुपए का भुगतान करके मेंबरशिप ले लीजिए। आप लोग जो है 7007701847 इस नंबर पे जो है 250 रुपए का पेमेंट कर दीजिए, फोन पे, गूगल पे या भीम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे आप लोग आवश्यक रूप से भेज दीजिए। मैं आप लोगों को जो है नियमित रूप से आपका PDF सेंड कर दूंगा। चलिए, और दोस्तों उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो आपको जो है, यदि आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों, सर कल हिस्ट्री, जी बिल्कुल हिस्ट्री की क्लास आप लोगों की कल एकदम क्लियर कर दूंगा। कल बात करूंगा सर से। और उसके बाद दोस्तों यदि आपका TGT में दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप लोग सुबह 8 बजे जरूर जुड़िए दोस्तों। 8 बजे ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके उपस्थित हो जाता हूं। तो ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेशन के लिए सुबह 8 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और साथ में दोस्तों जिन लोगों को जो है वो राजनीतिक सिद्धांत और विचारक जो है पढ़ने हैं, केवल TGT वाले लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग अपना एक बार जो है मैसेज मुझे जरूर कर दीजिएगा। जो लोग इच्छुक होंगे तो आप लोग जो है एक बार मैसेज करके मुझे सूचित कर देंगे। सिर्फ जो है आप लोग जो है
थॉट लिख के और मुझे आप लोग 7007701847 इस नंबर पे एक बार मैसेज कर देंगे। यदि आपको कोई इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो आप मुझसे फोन करके इसी नंबर पे बात भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो फिलहाल आपके कमेंट को ले लेता हूँ। आप सभी लोगों ने बस वही थैंक यू, नाइस क्लास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों अपना विचार आप लोग शेयर करते हैं, लेकिन और भी इसके अलावा भी और आप लोग थोड़ा बहुत कुछ लिखा करिए। जी, टीजीटी के लिए, सिर्फ टीजीटी के लिए। जी लाल बहादुर नहीं, पीजीटी, लाल बहादुर जी पीजीटी के लिए नहीं। कोई ऐसा कार्य नहीं ले लूंगा जिसकी वजह से आपको जो है नुकसान हो जाए। कार्य उतनी ही जिम्मेदारी लूंगा जिसमें आपको सफलतापूर्वक पार लगा सकता हूं। तो आप लोग मेरे नंबर पे एक बार मैसेज जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो है आपकी क्लास जो है 2 से 3 दिन में, या हो सकता है कि 2 से 3 दिन में नहीं तो सोमवार से या रविवार से आपकी क्लास जो है ये चालू हो जाएगी। इसमें आपको जो है सारे राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाऊंगा, जितने भी राजनीतिक सिद्धांत आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। साथ ही दोस्तों आपके जो भी 10 विचारक जो आपके सिलेबस में है, उन 10 के 10 विचारक को आप लोगों को एक एक को पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलिए, तो आप लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोग इस नंबर पे एक बार मैसेज जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, यदि आप इसके बारे में इच्छुक हो। और आप लोगों को जब क्लास ये शुरू होती है 1-2 दिन में आपको इसका टाइम स्लॉट वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। क्लास जो है दोस्तों आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे चलेगी, जो लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर आप लोगों को ये क्लास मिलेगी। ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगी दोस्तों। यदि सब कुछ फ्री में करने लगूंगा तो खाऊंगा क्या दोस्त। यूट्यूब पर नहीं चलेगी, आपके यूट्यूब जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन पे चलेगी। ये जितनी सारी आपकी क्लासेज चल रही हैं, इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए सब कुछ जो है वो फ्री ऑफ कास्ट अभी उपलब्ध करा रहा हूँ। अभी जो है इसके बाद से जो पेड क्लास है दोस्तों, पेड क्लास के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन पे हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दीजिए। और जाते जाते यदि किसी ने भी वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए कि मजा आए थोड़ा सा, और अब संख्या को आप लोग बढ़ाइए। परीक्षा आ गई है, लोगों को, पढ़ने वाले लोगों तक जो है वीडियो को अवश्य पहुंचाइए। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी लोगों से कल मिलता हूं दोस्तों। चलिए प्रमोद जी, कोई बात नहीं, आज नहीं सुन पाए कल सुन लीजिएगा, नहीं तो फोन करके बात कर लीजिएगा। चलिए मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं दोस्त। आपके जैसा जज्बा यदि सभी के पास हो, दिन भर ड्यूटी करने के बाद, और आप जो है हमारे साथ जैसे ही आते हैं और जुड़ जाते हैं, आपका डेडिकेशन आपको जरूर सफलता दिलाएगा। पता नहीं, मैं आप हमसे बड़े हैं, बड़े भाई के जैसे होंगे, लेकिन मैं आपको जो है दोस्त एक चीज बस ये कहना चाहूंगा कि इंसान का जो जज्बा होता है वो उससे कुछ भी करवा सकता है। दुनिया की कोई भी चीज ना ही उसके लिए बड़ी नहीं हो सकती है, आपको वो सफलता दिलाएगी। आप जो है नियमित रूप से लगे रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, समय निकाल के, जितना आपके पास समय बचता है आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसी मेरी शुभकामना है आपके लिए, ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए, फिलहाल के लिए दोस्तों अब आप लोगों से कल मिलता हूं, कल सुबह 8 बजे के सेशन में। तब तक के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी लोगों को दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।